एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वो कैसे कैसे बनती है, किन किन कंपोनेंट से, किन किन बॉन्डिंग से बनती है। अब आज हम चलेंगे उसके आगे का आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा डीएनए एज एन एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। तो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में सेल के न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था जो कि एसिडिक डीएनए था, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन। क्लियर। उसके बाद बेटा जब इन्होंने ये एक्सट्रैक्ट करा तो वो इतना बड़ा पॉलीमर था, तो टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से तब वो बता नहीं पाए थे कि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है। बट बेटा बाद में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दो प्रोपोजिशंस के बेसिस पे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। So first proposition was X-ray diffraction data given by Morris Wilkins and Rosalind Franklin, जिसमें उन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल पे बेटा एक्सरे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने बोला कि डीएनए हेलिकल होता है और दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 3.4 nanometer. And second proposition was base pairing rule given by Erwin Chargaff, जिसमें उन्होंने बोला कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में जितने प्यूरीन्स होंगे उतने ही पायरामिडिन्स होंगे, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे और जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए हमेशा प्यूरीन पायरामिडिन के इक्वल होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A प्लस जी एडेनिन और गुआनिन क्या होते हैं, प्यूरीन्स, विल बी इक्वल टू T प्लस C, T और C साइटोसिन और थायमिन क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स। ठीक है। तो इन दो प्रोपोजिशन की बेसिस पे फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। बाद में बेटा जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। चलिए अब बेटा जो बेस पेयरिंग था, बेस पेयरिंग ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करी। जैसे जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स थे वो कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे की। इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों है? क्योंकि बेस पेयरिंग में उन्होंने बोला कि एडेनिन थायमिन से जुड़ता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा। तो यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पे अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो उसके सामने हमेशा थायमिन प्रेजेंट होगा, या फिर अगर एक स्ट्रैंड पे थायमिन प्रेजेंट है तो उसके सामने हमेशा एडेनिन होगा, या फिर अगर एक स्ट्रैंड पे गुआनिन है तो उसके सामने हमेशा साइटोसिन होगा, और अगर साइटोसिन है तो उसके सामने हमेशा गुआनिन होगा। तो इसका मतलब होता है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस गिवन है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया गया है 5 प्राइम ATGC 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 3 प्राइम, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो क्या हम सेकंड स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। A थायमिन के साथ बॉन्ड करेगा तो A के सामने आएगा थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, देन अगेन A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C और C के सामने G, A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C और C के सामने G। ऑल्सो अभी हम पढ़ेंगे कि 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम एंड होता है और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम एंड होता है। तो बेटा इस तरह से अगर हमें डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड करता है और वाइस वर्सा, या फिर गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है और वाइस वर्सा। ठीक है। देन हमें इसने ये भी बताया कि अगर जो पेरेंटल डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड एज टेम्पलेट बिहेव करें फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, तो जो दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे वो पेरेंटल स्ट्रैंड के आइडेंटिकल होंगे। कैसे? इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं बेटा। जैसे सपोज पेरेंटल डीएनए है A T
G, C, C, T, A, C, G, G और यहाँ पे 5 प्राइम और यहाँ पे 3 प्राइम। तो ये पेरेंट का एक डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस हो गया। तो इसके बेसिस पे हम सेकंड स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, 3 प्राइम, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, जी के सामने सी और 5 प्राइम। ये हो जाएगा पेरेंटल स्ट्रैंड। अब सपोज हर पेरेंटल स्ट्रैंड से नया डीएनए बन रहा है, तो जो हमारा नया डीएनए होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सपोज पहले हम इस वाले स्ट्रैंड से बनाते हैं, तो 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, जी के सामने सी और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम। अब दूसरे स्ट्रैंड को टेम्पलेट लेके बना लेते हैं। दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी के सामने जी और 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम। ठीक है, तो ये जो येलो कलर से मैंने लिखा है ये नए स्ट्रैंड्स बने हैं। अब ये जो नए स्ट्रैंड्स बने हैं, टी के सामने ए आ जाएगा, ए के सामने टी, तो ये भी आपस में बॉन्डिंग करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेंगे। पर देखो बेटा, ये जो 2 नए स्ट्रैंड्स बने हैं क्या ये पेरेंटल स्ट्रैंड के आइडेंटिकल है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? देखो, ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका पूरा सीक्वेंस मैच कर रहा है इस वाले स्ट्रैंड से, और जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसका सीक्वेंस मैच कर रहा है इस वाले स्ट्रैंड से। तो इसीलिए जो नया डीएनए सिंथेसाइज होता है वो पेरेंटल डीएनए के आइडेंटिकल होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, चलिए अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। सो डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869। साथ साथ याद करके जाएंगे कि डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने। कब? 1869 में, और उसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time. It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. ये भी याद करेंगे कि जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कौन से ईयर में? 1953 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा प्रपोज्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 strands of polynucleotide chains. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1. तो एरविन चार्गफ ने बोला था कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन का रेशियो थायमिन के रेशियो के इक्वल होगा और ग्वानिन का रेशियो साइटोसिन के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि एडेनिन जितने होंगे उतने ही थायमिन होंगे और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। इसके बेसिस पे ही बेटा जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी को बेस पेयरिंग बोलते हैं और यही उनके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का हॉलमार्क था। याद रखेंगे इसको, ठीक है। द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आई होप अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड वेरी इजीली। अभी हमने प्रेडिक्ट भी किया। Also, if each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, acts as a template for synthesis of a new strand, the 2 double-stranded DNA, let us call them as daughter DNA, thus produced would be identical to the parental DNA molecule. ये भी हमने अभी बना के देख लिया, ठीक है। Because of this, the genetic implications of the structure of DNA became very clear. चलिए अब देखते हैं कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक कौन हैं? जिनके बारे में मैंने आपको यूनिट स्टार्ट करते हुए बताया था, जिनके बारे में एनसीईआरटी में जब यूनिट स्टार्ट हो रही है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन दिया हुआ है।
ठीक है। चलिए, तो अब उनके दिए हुए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के सेलिएंट फीचर्स बेटा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। इसको डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। देखो, ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इसकी ये जो बैकबोन होगी ये किसकी बनी होगी? शुगर फॉस्फेट की। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है। देन जो बेसिस होंगे वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, यानी अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी देखिए बेटा कि ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो चेन की अंदर की साइड प्रेजेंट है। समझ गए? देन जो 2 चेन्स होंगी वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होंगी, यानी 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम एंड होगा और 3 प्राइम एंड के सामने 5 प्राइम एंड। मतलब अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, यानी कि एक प्यूरिन के सामने हमेशा एक पायरिमिडिन आएगा, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है उसके 2 स्ट्रैंड्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बन जाता है। ऐसा क्यों? तो बेटा याद कीजिए कि जब मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो हमने देखा था कि प्यूरिन में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और पायरिमिडिन में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। तो हमेशा एक प्यूरिन के सामने अगर पायरिमिडिन रहेगा तो हमेशा 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग के सामने एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहेगी, तो यानी नंबर ऑफ रिंग्स इक्वल हो जाएंगे, यानी डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है। अब डीएनए में डीएनए हेलिकल है तो उसकी जो कॉलिंग होती है वो राइट हैंडेड फैशन में होती है और इसकी जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर यानी 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर की होती है। कैसे? पिच क्या होती है ये देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ये टर्न स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके जहाँ पे ये टर्न खत्म हो रहा है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं हम पिच। और एक पिच कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे बेस पेयर्स लगे हुए हैं इनमें से 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि बेटा एक पिच में अराउंड 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो अगर एक पिच का डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर और उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट हैं तो 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 3.4 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। अब डीएनए की जो स्टेबिलिटी होती है वो बेटा एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है और दूसरा एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक्ड रहता है, वो भी डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर प्रेजेंट है तो ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये थे डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के सेलिएंट फीचर्स व्हिच वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी ये डबल स्ट्रैंडेड है, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिस अंदर की तरफ होते हैं या बाहर की तरफ। देन सेकेंड, द 2 chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5 prime to 3 prime, the other has 3 prime to 5 prime. Then third, the bases in 2 strands are paired through hydrogen bond, forming the base pairs. Adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine from opposite strand and vice versa. Similarly, guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. As a result, always a purine comes opposite to a pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the 2 strands of the helix. तो याद रखेंगे बेटा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
Clear? Then fourth, the two chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer. A nanometer is 1 billionth of a meter, that is 10 raised to the power minus 9 meter. And there are roughly 10 base pairs in each turn. Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. तो एक pitch का distance कितना है? 3.4 nanometer. एक pitch में एक turn में कितने base pairs हैं? 10. तो इसीलिए दो base pairs के बीच में distance कितना हो जाएगा? 0.34 nanometer. The plane of one base pair stacks over the other in double helix. This in addition to hydrogen bonds confers stability of the helical structure. ठीक है, समझ में आया? ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो भी हमने पीछे लिखे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा गुआनिन साइटोसिन के साथ. तो बेटा जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा. तो एक पिच क्या होगा? जहां से टर्न स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है उसका डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर. और दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि एक पिच में कितने बेस पेयर्स हैं? 10 बेस पेयर्स. क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये यहाँ पे हमको डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. एक चेन की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो इसके अपोजिट जो चेन होगी वो एंटी पैरेलल होगी, तो उसकी पोलैरिटी हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो जब मैंने ये डायग्राम बनाया था प्रीवियस वीडियो में, इसीलिए मैंने वहाँ पे वो चेन उल्टी बनाई थी. क्यों? क्योंकि जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होती है. ठीक है, अब जो बैकबोन होगी वो बनेगी शुगर और फॉस्फेट की. जो बेसिस होंगे वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे और अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे. एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, समझ गए? तो ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब इसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो बेटा ये हमें बोल रहा है कि प्यूरिन और पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर कंपेयर करना है और फिर हमें बताना है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है. तो इसका आंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो 2 हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें एक स्ट्रैंड में प्यूरिन होता है, प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडिन आता है. प्यूरिन में 2 हेट्रोसाइक्लिक चेन होती हैं और पायरिमिडिन में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक चेन होती है. तो नंबर ऑफ चेन्स इक्वल हो जाता है. आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. तो इसीलिए डिस्टेंस हमेशा यूनिफॉर्म रहता है. ठीक है, सो बिकॉज प्यूरिन्स हैव 2 heterocyclic chains in their structure and pyrimidines have single heterocyclic chain in their structure, and in a double stranded DNA there is always a purine on one strand facing and bonding with the pyrimidine on other strand. ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.